नमस्कार दोस्तों। हमारा अगला टॉपिक है मनरेगा। अगर आप लगातार करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं और यूपीएससी के क्वेश्चंस देखते हैं तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि यह टॉपिक मैंने क्यों लिया है, आपको पता होगा। हम सीधे वो बातें करेंगे कि किस तरह से यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं यूपीएससी के द्वारा या स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में। ठीक है, सबसे पहली बात कि आप ध्यान रखिए कि 2005 में अधिनियम बना था इससे संबंधित, और 2010 में नरेगा को मनरेगा कर दिया गया। ठीक, अब होता यह है कि यूपीएससी इस तरह से नहीं पूछती कि बताइए जो है मनरेगा के लिए कब अधिनियम बना था। नहीं, सेंटेंस वाले प्रश्नों में अगर यूपीएससी ने ये लिख दिया कि 2006 में अधिनियम बनाकर मनरेगा को लागू किया गया, तो आप इसे तभी हल कर पाएंगे जब आप जानते रहेंगे कि इसे 2005 में लागू किया गया था, 5 में अधिनियम बना था। या यूँ कह दें कि 2012 में संशोधन करके नरेगा से मनरेगा कर दिया गया, तो आपको तभी सही आंसर आएगा जब ये आप जानते रहेंगे कि 2010 की बात है। यूपीएससी ऐसे सीधे नहीं पूछती, घुमा के पूछती है, लेकिन जानकारी आपको होनी चाहिए इसकी। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बात है भाई, प्रत्येक परिवार के श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों के लिए न्यूनतम 100 दिन का गारंटी युक्त वैतनिक रोजगार मिलता है। इसके तहत मतलब क्या है, गारंटी मिली है कि आपको कम से कम 100 दिन का काम मिलेगा। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक परिवार से एक ही व्यक्ति होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक परिवार से एक से ज़्यादा सदस्य काम करने के इच्छुक हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे वयस्कों के लिए है, इसे भी ध्यान रखिए, हालांकि ये तो आपको पता चल जाएगा वैसे भी। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि अगर कोई क्षेत्र सूखाग्रस्त है या जनजातीय इलाका है, वहाँ पे रोजगार की गारंटी कितनी है, 150 दिन। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरह से बनाया जाए कि सिर्फ 100 दिनों के लिए ही प्रावधान है पूरे देश में, तो आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे 150 दिनों के रोजगार की बात हो रही है। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए, अगर किसी व्यक्ति को आवेदन करना है तो किसके माध्यम से करेंगे, स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत ग्राम सभा ही इस पर काम करती हैं। तो आप देखेंगे स्थानीय ग्राम पंचायत के माध्यम से आवेदन करता है व्यक्ति। और एक और चीज़ यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, योजना की जो निगरानी है, संपूर्ण कार्यान्वयन की निगरानी, वो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, राज्य सरकारों के साथ मिलकर। मंत्रालयों से यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चंस पूछे हैं, आगे भी पूछेगी। ठीक, तो मनरेगा से कौन सा मंत्रालय जुड़ा हुआ है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने आवेदन किया है कि मुझे रोजगार चाहिए, तो उसे 15 दिन के भीतर काम मिलना चाहिए। ठीक, एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 5 किलोमीटर के दायरे में 5 किलोमीटर के दायरे में उसे काम मिलना चाहिए। अगर उससे बाहर उसे काम दिया जाता है तो यात्रा का भत्ता भी देना पड़ेगा, किराया आने जाने का, समझ रहे हैं। तो 15 दिनों के भीतर उसे काम मिलना चाहिए 5 किलोमीटर के अंदर, और अगर नहीं काम मिला तो उसको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ठीक है, यह चीज़ ध्यान में रखिएगा। एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 जगह आरक्षित है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा आरक्षण जैसा कुछ नहीं है, लेकिन बात वही है। ठीक है, ये कहा गया कि जो काम करने वाले लोग हैं उनमें एक अनिवार्य है 1/3 का होना। आप कह सकते हैं अगर सेंटेंस इस तरह से बन जाए कि 1/3 आरक्षण है एक तरह से, तो हो सकता है वो कथन सही होगा, क्योंकि जब कहा गया कि अनिवार्य है 1/3 महिलाएं ही हों, तो इसको किसी भी रूप में कहा जा सकता है 1/3, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हाँ, ऐसा नहीं कहा सकता कि 1/3 महिलाएं ना रहें तो भी चलेगा। समझ रहे हैं ना, इस पर मैं जोर दे रहा हूँ क्योंकि इस तरह से जैसे मान लीजिए कि पंचायत है और पंचायतों में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, इस पर पीसीएस एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए हैं। यूपीएससी ने भी कई बार इस तरह की चीज़ों को लेकर क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, एक चीज़ क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ध्यान रखिएगा, सामाजिक लेखा परीक्षण इसका अनिवार्य है, सोशल ऑडिट जिसको कहते हैं, सोशल ऑडिट अनिवार्य है। इस सोशल ऑडिट क्या होता है, कोई भी योजना सरकार की चल रही है तो योजना कैसे परफॉर्म कर रही है कौन बताएगा। सामान्य तौर पर बहुत सारे ऐसे काम हैं, किसी न किसी अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाता है कि भाई आप इस काम को देखिए, इसकी एक रिपोर्ट तैयार करिए, सरकार के पास भेज दीजिए। लेकिन सोशल ऑडिट का मतलब ये होता है कि किसी योजना ने कैसे परफॉर्म किया ये जनता बताएगी। ठीक है, जनता बताएगी कि इससे कितना फ़ायदा हुआ, इस किस तरह से काम कर रही है योजना, ये सारी चीज़ें, इसको कहते हैं सोशल ऑडिट।
और यह सोशल ऑडिट अनिवार्य है। ठीक, इस पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा, मैंने कहीं पढ़ा था 1% पैसा जो है, जितना पैसा आ रहा है उसका 1% इस पर खर्च करने की बात होती है। लेकिन अगर आपको डाउट हो तो एक बार जाके सर्च करके देख लीजिएगा। एक और बात, मांग और शिकायत करने के लिए ग्राम सभा एक प्रमुख मंच है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, कार्यों को मंजूरी देने और उनकी प्राथमिकता तय करने का दायित्व किस पर होता है, ये आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी और को ध्यान में रखें कि जिला अधिकारी हो या राज्य सरकार का कोई अधिकारी हो, ऐसा नहीं है। मंजूरी देने का काम और कहाँ पे काम शुरू होगा ये कौन तय करता है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत करते हैं। ठीक है, एक और चीज़, जो मनरेगा के तहत आर्थिक बोझ कह लीजिए या फिर जो लागत कह लीजिए, ये लागत है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में साझा किया जाता है। एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार बनाया जा सकता है, इस तरह से एक सेंटेंस बनाया जा सकता है बेसिकली, कि जो मनरेगा में पैसा लगता है वो पूरी तरह से केंद्र सरकार देती है या पूरी तरह से राज्य सरकार देती है। आप क्या करेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों सरकारें साझा करती हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ बता दूंगा, नीचे देखिए 3 क्षेत्रों पर व्यय किया जाता है। केंद्र सरकार कहाँ कहाँ करती है इस पर बात करते हैं, एक मिनट। सबसे पहले इसे देखिए, 3 क्षेत्रों पर जो पैसा है वो व्यय किया जाता है। जैसे मनरेगा के लिए जो पैसा आता है, एक तो है अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों की मजदूरी। ठीक, इसके लिए पैसा आता है, उसी में शामिल होता है। दूसरा है आवश्यक सामग्री खरीदनी होती है मनरेगा में काम करवाने के लिए, उस पर पैसा खर्च होता है। और प्रशासनिक लागत भी होती है। इसी को लेकर के किसी भी प्रकार से एक सेंटेंस बनाया जा सकता है। मनरेगा पर जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस बात की 99% संभावना है कि कथन वाले प्रश्न होंगे। कथन वाले का क्या मतलब, मान लीजिए आपसे कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और 4 कथन दे दें मनरेगा के बारे में, इस तरह का, या मनरेगा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, 2-3 कथन दे दिया, उसके बाद से कूट बना दिया। ठीक, उसमें इसका इस्तेमाल करके कोई सेंटेंस बनाया जा सकता है। आगे चलते हैं। अब देखिए केंद्र सरकार कहाँ कहाँ पैसा खर्च करती है। अकुशल श्रम की लागत जो होती है उसका 100% तो केंद्र सरकार देगी। ठीक, और ये अर्धकुशल, कुशल और कुशल श्रम की लागत का 75% इतना केंद्र सरकार देगी, जो बाकी बच गया वो राज्य। ठीक, सामग्री लागत का 75% देगी सरकार, और जो प्रशासनिक लागत है उसका सिर्फ 6% केंद्र सरकार देगी। बाकी जो बच गया 100%, तो ये 100% हो गया। इसमें 75% के बाद जो बचा, यहाँ 75 के बाद बचा, यहाँ 6% के बाद बचा, ये सारा काम जो है, ये सारी लागत राज्य सरकार देगी अपनी तरफ से। बात समझ में आ गई? ये मनरेगा से संबंधित मुख्य बिंदु हैं। सिर्फ इतना ध्यान में रखेंगे तो अगर इससे बाहर भी प्रश्न बना, हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि जिस टॉपिक हम पढ़ते हैं ना, उसमें जितना हमने पढ़ा था सेम वही लाइनें इस्तेमाल करके प्रश्न नहीं बनाई गई हैं, लेकिन जो नॉलेज मिला है उस पे, जो हमने पढ़ा है उस नॉलेज के आधार पे हम चीज़ों को समझ सकते हैं और आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है। मनरेगा के बारे में इससे ज़्यादा परी के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अगले टॉपिक में मिलते हैं। नमस्कार।